So this rule is not a negative rule. I have read many articles. I have heard many people saying that Rule 86B is very bad rule, this and that. Sir, if you ask me, Rule 86B is a very sensible rule. कहीं पे भी ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, and I can also challenge ये rule struck down भी नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता. I will also discuss the integrities of this, कि why this rule will not be struck down. I am not challenging because nothing is impossible in this world. But to my understanding, to my knowledge, this rule will not be struck down even by the high courts. Now let us first understand the ingredients of Rule 86B. And then at the end, we will rediscuss whether it is a justified rule or it is a negative rule. No, this rule is also applicable from 1st of January. So the rule says that when you are using your credit ledgers for payment of output tax, then you cannot exceed 99% of the total amount. मेरी total output liability 10,000 rupees. The 99 मैं 10,000 में से 99% को यानी 9,900 rupees तक तो क्रेडिट यूज कर सकता हूं. बैलेंस 100 rupees मुझे कैश लेजर से ही इस्तेमाल करने. सर मेरे पास तो क्रेडिट पड़ा है और आप कह रहे हो कि 100 रुपए पे करना, उसके बाद भी ये कानून अच्छा है. सर ये तो उन्होंने कानून बना दिया कि आप लोगों को 1% का कैश पे करना है, लेकिन इसके बाद उन्होंने दी 5 एक्सेप्शंस. ये कानून बन गया कि 1% कैश में पे करना है, 5 कैटेगरीज को एक्सेप्शन दे दिया, उसके बाद जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसको पे करना है. अब हमें तो ये चेक करना है ना वो जो 5 एक्सेप्शन है वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है. यहां पे मैं इसको यही रोक रहा हूं. ये सिंपल सा ये कहता है कि इफ माय टोटल आउटपुट लायबिलिटी इज ₹100, देन द मैक्सिमम क्रेडिट व्हिच आई कैन यूज इज 99%, यानी मिनिमम 1% मुझे कैश पे करना है. बट देयर आर 5 एक्सेप्शंस टू रूल 86B. 5 एक्सेप्शन है 86B की. अब सबसे पहली एक्सेप्शन कहती है कि अगर आपकी मंथली, सर बात कर रहा हूं मंथली टर्नओवर 50 लाख से कम है, मंथली टर्नओवर 50 लाख से कम है, and that is to be calculated after reducing exempt and zero rated supply. तो मेरी total supply minus exempt minus zero rated, the balance amount is less than 50 lakh rupees. This is not applicable. अभी मैं इसको इतना कंफ्यूज नहीं करता हूं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. इन सिंपल वर्ड्स 50 लाख रुपीस पर मंथ का मतलब क्या है? 50 into 12 करता हूं, एवरेज ले लेता हूं, 6 करोड़ रुपए साल के हो गए. यानी जो लोग QRMP में जा रहे हैं, वो बहुत रेयरली 50 लाख पर मंथ क्रॉस करते होंगे. वेरी 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 रेयर, आई थिंक 0.001%. तो उन सब के ऊपर तो 86B एप्लीकेबल ही नहीं है. तो 100 में से आपके 70 क्लाइंट तो बाहर हो गए, 30 क्लाइंट्स की बात रहेगी. ठीक है सर, 70% प्रेशर तो ऐसे ही खत्म हो गया. जिसकी 50 लाख से ऊपर नहीं है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं. सर ये 70-30 का मैं सिर्फ अपनी एक अंडरस्टैंडिंग देता हूं. इट माइट बी पॉसिबल आपका 90% क्लाइंट्स की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है. डोंट टेक इट अदरवाइज. इट इज ओनली फॉर दी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट आई से कि हर एक के पास 70% इज द ग्रुप जिनकी कंप्लायंस वो कर रहे हैं और उसमें टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, एंड 30% आर वेयर इट इज मोर देन 5 करोड़. बिकॉज व्हाट आई ऑब्जर्व इज जो बड़े टैक्स पेयर होते हैं, दे हैव देयर कंप्लायंस इन हाउस. ठीक है सर, उनका तो मेरा तो 70% बच गए, मेरे आधे से ज्यादा क्लाइंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. चलो आप तो अब इसको गाली मत देना. नेक्स्ट कैटेगरी, अगर आपने का मतलब है टैक्स पेयर ने, अगर टैक्स पेयर ने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया हुआ पिछली 2 इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, 2 कंसेक्यूटिव इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 2 लाख से ज्यादा का टैक्स पे, 1 लाख से ज्यादा पर एनम का टैक्स पे किया हुआ, उसको भी 86B एप्लीकेबल नहीं है. यानी आप ट्रस्टवर्दी टैक्स पेयर हो, आप इनकम टैक्स देते हो 1 लाख रुपए से ज्यादा का, हम आप पे विश्वास करते हैं. हम 86B लाए हैं जिस पे हमें विश्वास नहीं है, जिसके ऊपर ट्रस्ट है, उसके साथ हम कुछ नाजायज नहीं करना चाहते. दिस इज द इंटेंट. सो इफ यू हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज, सो इफ यू आर अ कंपनी, देन कंपनी. If you are a partnership firm, then the partnership firm. If you are a proprietorship concern, then the proprietor. And they have also added, in case of a partnership firm, even the partners are included. In case of a company, even the whole-time directors are included. Again, we will discuss this aspect on a
एट अ लेटर स्टेज। यानी अगर मेरी टर्नओवर 50 लाख से कम है तो मुझे एप्लीकेबल नहीं। अगर मैंने 2 साल कॉन्जिक्यूटिव 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे कर रखा है, या मेरे पार्टनर्स ने पे कर रखा है, या एक होल टाइम डायरेक्टर ने पे कर रखा है, तो भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर, अब जो बैलेंस 30% बचे थे 5 करोड़ से ऊपर वाले, जो मेरे बैलेंस क्लाइंट्स बचे थे 5 करोड़ से ऊपर वाले, उसमें से मैं अगेन एज्यूम करता हूं कि कम से कम 50-60% क्लाइंट्स तो ऐसे जरूर होंगे जो इसमें से सीधा सीधा बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो प्रॉफिट्स कर रहे होंगे, और 1 लाख रुपए का टैक्स का मतलब होता है मोटा माटी 3 लाख रुपए की इनकम। तो जो 5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है वो 3 लाख की प्रॉफिट देके 1 लाख का टैक्स तो जरूर देता होगा। तो मेरे हिसाब से वहां पे भी आपके 30 क्लाइंट्स बचे थे, 30 में से भी 50% और उड़ गए, 15 क्लाइंट बच गए। ठीक है सर। अब सर 15 क्लाइंट के बाद अब आप चेक करिए कि उन क्लाइंट्स ने क्या कभी जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लिया है? क्या उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड 2 कैटेगरीज में है, एक एक्सपोर्ट्स के केसेस में, एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। मैं कैश लेजर की बात नहीं कर रहा हूं, विद पे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या आपने कभी पिछले साल के अंदर, इट इज नॉट कभी भी, इट इज द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्या आपने पिछले साल में हमसे 1 लाख से ज्यादा का आईटीसी का रिफंड लिया है? अगर लिया है तो भी हम आपको एक्सेप्शन देते हैं, आपको भी 86 भी एप्लीकेबल नहीं है। आप किताबें लेके आए थे मेरे पास, मैंने चेक करी हुई है, तभी मैंने आपको रिफंड दिया होगा, क्योंकि हमने चेक करी हुई है। वी ट्रस्ट यू कि आप एक जेन्युइन टैक्स पेयर हो। अगेन 86 बी इज नॉट एप्लीकेबल। मैं अब जो बैलेंस बचे थे उसमें से भी 4-5 क्लाइंट आपके खत्म हो गए, सिर्फ 10% क्लाइंट्स रह गए। उसके अंदर भी ये क्या कहता है, फोर्थ चीज वो ऐड कर देता है कि सर अगर आपने ऑलरेडी 1% से ज्यादा कैश पेमेंट कर रखी है, हम ये जनवरी तक एप्लीकेबल, जनवरी से एप्लीकेबल है। सो एज्यूम करते हैं, कानून कहता है अप्रैल से लेके जनवरी का टोटल आउटपुट टैक्स देखो। सर मेरा टोटल आउटपुट टैक्स है 1 करोड़ रुपए। क्या आपने ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट कर रखा है? सर मैंने तो 25 लाख किया हुआ है। ठीक है सर, अब आपको दोबारा नहीं करना, इस साल के लिए ऑलरेडी, मतलब इस साल का मतलब जनवरी के लिए इट इज ऑलरेडी पेड, अब आपको दोबारा नहीं करना। अगर आपका जिस महीने बनता है उसकी वजह से ऑलरेडी वो कवर अप हो जाता है, या मैं फरवरी के अंदर आता हूं, वहां पे भी मेरी टोटल टर्नओवर उस पॉइंट तक हो जाती है, मान लेते 1.5 करोड़, 1% बनता है 1.5 लाख, मैंने 25 लाख किया हुआ है, फरवरी में भी नहीं करना। मैं थर्ड मंथ मार्च में गया, वहां पे मेरी टर्नओवर बनती है से 2 करोड़ हो जाती है टोटल, 1% बनता है 2 लाख रुपए, मैंने 25 लाख किया हुआ है। तो ना मुझे जनवरी में करना है, फरवरी में करना है, मार्च में करना है। ठीक है, अप्रैल जब स्टार्ट होगा, नया मंथ है, 1% स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही आपका 1% एक्सीड कर जाता है, आपको दोबारा उस पूरे साल में दोबारा चेक करने की नीड नहीं, यानी चेक करना है लेकिन पे नहीं करना। देन एक सर फेवरेट होते हैं डिपार्टमेंट के, दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर हम प्रेशर नहीं डालेंगे। तो 86B is not applicable on government department, PSUs, local authority and statutory bodies। यानी अगर कोई स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी का काम आप कर रहे हो, पीएसयू का काम आप कर रहे हो, स्टैट्यूटरी बॉडी का आप काम कर रहे हो, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं। इन सब के बाद शायद ही हम लोगों के पास 1 या 2 या 3 क्लाइंट्स बचते होंगे जिनके ऊपर एक्चुअली में 86B एप्लीकेबल है। अदरवाइज 90% केसेस तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं मेरे हिसाब से। सेकेंड कैटेगरी जो 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स है, फर्स्ट कैटेगरी में 5 करोड़ से नीचे वाले खत्म हो जाते हैं, 5 करोड़ से ऊपर वाले जनरली सेकंड कैटेगरी में कवर हो जाएंगे, कुछ एक्सेप्शन रह जाएंगे, उसके लिए भी एक मैकेनिज्म हम लास्ट में डिस्कस करें। अब मैंने ये 5 पॉइंट पहले इसलिए डिस्कस करे ताकि जब हम इंडिविजुअली इन पॉइंट्स को रीड करें, इनको और डिटेल्स में समझें, तब मैं ये कंफ्यूज ना होता हूं यार मेरे पे तो एप्लीकेबल हो रहा है। आप पे एप्लीकेबल तब होगा जब आप इनमें से किसी में कवर नहीं होता, किसी भी एक एक्सेप्शन में आप कवर होगे 86B से बाहर, किसी एक में भी। इट इज नॉट एंड एवरीथिंग शुड नॉट बी सेटिस्फाइड, ओनली वन कंडीशन एंड दिस 86B इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगेन इसका क्रक्स क्या है, छोटा टैक्स पेयर, ट्रस्टेड टैक्स पेयर, 86B नॉट एप्लीकेबल ओनली वेयर योर ओनली, आप इनकम टैक्स भी नहीं देते, आप मेरे से रिफंड लेने भी नहीं आते, आप सिर्फ क्रेडिट से टैक्स पेमेंट कर रहे हो, मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट का डेफिसिट है, आप 1% पे कर दो। अगर आप जेन्युइन टैक्स पेयर हो तो आप एक्सेप्शन, अभी जो हम एक और एक्सेप्शन पढ़ेंगे, आप उसमें आ जाना। अब एक बार इसको समझते हैं। पहली एक्सेप्शन थी 50 लाख रुपीस वाली। अब वो 50 लाख रुपीस क्या कहता है,
आप टोटल सप्लाई मंथ की कैलकुलेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई, माइनस करेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। सो इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, मिल्क की सेल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, एग्रीकल्चरल सेल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, और हम जीरो रेटेड को कवर भी नहीं करेंगे। जो बैलेंस है, जो नेट है, वो अगर आपका 50 लाख से ज्यादा है, देन 86B इज एप्लीकेबल। यानी 50 लाख रुपीस के अंदर भी आपको इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है, एग्जेम्प्ट को एक्सक्लूड करना है, जीरो रेटेड को एक्सक्लूड करना है, पेट्रोल को एक्सक्लूड करना है, अल्कोहलिक लिकर को एक्सक्लूड करना है। उसके बाद देखना है वेदर इट इज 50 लाख रुपीस, एंड यू हैव टू चेक इट ऑन अ मंथली बेसिस। ऐसा भी हो सकता है 6 महीने में एक आधी बारी एप्लीकेबल हो रहा है, तो उस महीने आपको चेक करना होगा। नाउ this limit has to be checked on a monthly basis. We have already discussed. 2, all small taxpayer will be benefiting out of this. Third and the major benefit of this is it is applicable on GSTN level. ये जो 50 लाख रुपए का मुझे अमाउंट चेक करना है वो GSTN लेवल पे करना है। मेरे 5 GSTN है, ओवरऑल टर्नओवर तो पड़ती है 5 करोड़। ओवरऑल टर्नओवर पांचों की मिला के उस मंथ की बनती है 5 करोड़, बट उसमें से एक ही है जो 4.5 करोड़ है, बाकी सबकी तो 10-10 लाख रुपए की। तो दिस 86B इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोस 4 GSTN जो 10-10 लाख वाले थे। ये सिर्फ बड़े 4.5 करोड़ वाले को चेक करनी है। अगर उसमें भी कोई और एक्सेप्शन है, रिफंड वाली, टैक्स पेमेंट वाली, तो 86B इज नॉट एप्लीकेबल। बस इस पूरे के अंदर अगर किसी पे 86B एप्लीकेबल हो जाता है, पूरे प्रोसेस में किसी पे 86B एप्लीकेबल हो जाता है, तो एक थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है। इशू क्या है? मेरी टोटल टैक्सेबल सप्लाईज है 70 लाख की, मेरा एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट है 30 लाख का, मेरा टोटल टैक्स पेबल है 18 लाख रुपीस। क्योंकि मेरा विद पे है तो मैं टैक्सेबल पे भी पे करूंगा, मैं एक्सपोर्ट पे भी करूंगा। टोटल टर्नओवर 1 करोड़ है, टोटल टैक्स मुझे 18% ऑफ 1 करोड़ 18 लाख रुपए का टैक्स पे करना। ठीक है सर, आप पहले चेक करते हैं 86B। आई एम एज्यूमिंग मैंने कोई इनकम टैक्स पे नहीं कर रखा, कोई रिफंड नहीं ले रखा, आज तक अभी टैक्स कैश पेमेंट भी नहीं करी हुई, तो 86B में मैं कवर नहीं होता, एक्सेप्शन में कवर नहीं होता, 86B है एप्लीकेबल। अब ये क्या बोलता है? आप पहले क्या चेक करो, 50 लाख की टर्नओवर, 70 लाख प्लस 30, टोटल 1 करोड़ माइनस एग्जेम्प्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो इफेक्टिवली मैं किस पे आ गया? 70 लाख। 86B is applicable. Now, what is the 1% of tax payable? 1% of tax payable. इस पूरे के अंदर 1% के ऊपर मुझे टैक्स पे करना है। अब वो क्या फिगर होगी? क्या वो 70 लाख होगी? 70 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है उस पे, या टोटल पे जो टैक्स बनता है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट? टू माय अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सपोर्ट्स माइनस करा रहा है एप्लीकेबिलिटी के लिए कि वेदर 86B इज एप्लीकेबल और नॉट। वंस 86B इज एप्लीकेबल, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ टोटल टैक्स पेबल यानी 18 लाख पे कंसंट्रेट करना है, और 18 लाख का 1% मुझे मिनिमम कैश पे करना है, इंक्लूडिंग 30 लाख रुपीज। 30 लाख के ऊपर 18% होता है 5,40,000। तो क्वेश्चन ये है, क्या 5,40,000 जो एक्सपोर्ट्स को पर्टेन करता है उसके ऊपर भी मुझे जीएसटी पे करना है या नहीं करना? तो हम लोगों को एक्सपोर्ट्स वाला जो टैक्स है उसका 1% भी पे करना पड़ेगा। दी ओनली रिस्ट्रिक्शन और दी कंडीशन इज कि 86B एप्लीकेबल हो गया, मेरे एक्सपोर्ट्स विद पे हैं, तो विद पे भी मेरी आउटपुट लायबिलिटी बनती है, तो आउटपुट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। टोटल आउटपुट लायबिलिटी का 1% मुझे कैश से पे करना पड़ेगा। सेकेंड रिलैक्सेशन वॉज इनकम टैक्स, पिछले 2 साल का इनकम टैक्स। तो इसमें मैंने बोला कंपनी है तो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला अगर एचयूएफ है तो उसका कर्ता भी ले लो, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी ले लो, पार्टनरशिप फर्म है तो 2 पार्टनर्स ले लो, होल टाइम डायरेक्टर ले लो, ट्रस्ट वगैरह है, एसोसिएशन है तो उनके जो मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी है उनकी बात कर लो। अगर इनमें से भी किसी ने 1 लाख से ज्यादा पे कर रखा है पिछले 2 साल के अंदर, तो भी हम आपको एक्सेप्शन देते हैं, 86B इज नॉट एप्लीकेबल। कि जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है वो एक अच्छा टैक्स पेयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है वो एक अच्छा टैक्स पेयर है, तो भी हम आपको एक्सेप्शन दे देते हैं कि आपको इनकम टैक्स पे करने 86B यानी कैश में पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं।
अब इसमें इशू आ जाता है कि कोई नया बिजनेस जो सेटअप हो रहा है, नए हैं, से अभी अभी कॉलेज कंप्लीट किया, 2 बच्चों ने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपनी कंपनी खोली है, तो इनकम टैक्स तो कभी पे ही नहीं किया, रिफंड्स की बात ही नहीं कर सकते, नया सेटअप है, तो ऑब्वियसली कोई भी 86B की कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, लेकिन टर्नओवर 50 लाख पर मंथ से ज्यादा हो रही है, उस केस के अंदर देयर इज नो एक्सेप्शन, उनको 1% पे करना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड है, अगर मैंने रिफंड जो है वो रिसीव किया हुआ 1 लाख से ज्यादा का पिछले साल के अंदर, इसमें 2 कैटेगरी, 2 चीजें, एक तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, प्लस चाहे वो एक्सपोर्ट्स का है चाहे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, दोनों केसेस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। लास्ट है, अगर ऑलरेडी मैं फेब्रवरी में खड़ा हूं तो अप्रैल से लेके फेब्रवरी का टोटल आउटपुट टैक्स उसका 1% कैलकुलेट करूंगा। अगर ऑलरेडी वो पे हो रखा है कैश से, तो मुझे फेब्रवरी के लिए अलग से पे करने की नीड नहीं है। ये 4 थी। और 5वीं एक्सेप्शन क्या थी? अगर मैं लोकल अथॉरिटी हूं, मैं पीएससी हूं, मैं स्टैट्यूटरी बॉडी हूं, यानी मैं गवर्नमेंट की ही एक आर्म हूं, तो भी मेरे ऊपर रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। So, to my understanding, 86B is applicable to a selected category. And as per the government data, out of 1 crore, 1.5 crore plus taxpayers, this 86B will impact only 44 or 45,000 of the taxpayers. यानी 1.25 या 1.5 करोड़ में से सिर्फ 44,000 टैक्सपेयर्स को, एंड दैट 44,000 विल बी स्प्रेड अक्रॉस ऑल इंडिया। तो अब आप देख लीजिए कि हमारे पास कितने आ रहे होंगे। आई थिंक हमारे पास किसी के पास 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा, मैक्सिमम 10 आ रहे होंगे। अदरवाइज 86B की कंप्लायंस के लिए हमारे पास ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक केस आया, उन्होंने बोला कि सर मैं सारी चीजों में फॉल नहीं करता हूं, अब मैं क्या करूं? तो सर आप सेकंड प्रोवाइडर यूज करिए 86B का। मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द कमिश्नर, कमिश्नर के पास एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। सर माय केस इज अ फिट केस, मेरा जेन्युइन केस है, आई हैव सरप्लस क्रेडिट्स, देयर इज नो एक्सेप्शन इन विच आई एम कवर्ड, सो काइंडली रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन मी। यानी इस केस के अंदर द कमिश्नर हैज द पावर टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन। इसीलिए मैंने बोला था इसको हाई कोर्ट भी स्ट्रक डाउन इतनी आसानी से नहीं करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट बोलेगा आपके पास ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है। पहले तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन, इट इज एप्लीकेबल टू अ सिलेक्टेड कैटेगरी। उस सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर भी इन्होंने बोल दिया आप कमिश्नर को एप्लीकेशन मूव कर दो, अगर कमिश्नर को फिट लगेगा वो रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर देगा। तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? मेरे पास आने से पहले कमिश्नर के पास लगा लो, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल। तो एक जेनरिक PIL भी नहीं लग सकती या रिट पिटीशन नहीं लग सकती है। तो ओवरऑल व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस 86B, इट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट और यू आर अ बिग टैक्स पेयर बट स्टिल नॉट पेइंग थ्रू कैश लेजर। तो उस सारी चीज को समझते हुए मेरे को लगता है 86B इज अ गुड प्रोविजन। अगेन सर, सबके अपने अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं कि इट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ, बट स्पिरिट ऑफ द लॉ के अंदर सर 200 करोड़, 400 करोड़, 2400 करोड़ का फ्रॉड भी नहीं था ना, वो भी होते हैं। तो गवर्नमेंट को भी अपने एंड से कंट्रोल करना है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग डिपार्टमेंट, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज जस्ट दैट जो चीज ठीक है वी शुड एप्रिशिएट दैट। 86B इज अ गुड प्रोविजन, QRMP is a good provision, but what we will be discussing 36(4), it is not a good provision. Just because आपको ऑटोमेट करना है, आपने मेरे को प्रेशर में डाल दिया कि मैं 2A 2B की मैचिंग करता रहूं या GSTR 1 और 2A की मैचिंग करता रहूं, that is not a good provision or a law. Now understanding the practical implication of this illustration, 86B. Assuming I have a total turnover of 60 lakh rupees under intra and 40 lakhs under interstate supplies, my output tax is 540, 540 and 720. My input tax is 6 lakhs, 6 lakhs and 7 lakh rupees. अब अगर 86B इस टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है तो उसको क्या करना होगा? उसको मिनिमम 5400 C में, मिनिमम 5400 S में और मिनिमम 7200 I में पे करना है। टोटल वो 18,000 कैश में कम से कम पे करेगा। अदरवाइज अगर 86B एप्लीकेबल नहीं होता तो C में वो कुछ पे करता, 540 माइनस 6, यहाँ तो 60,000 का सरप्लस है, C में कुछ नहीं करता। S में करता, 60,000 का सरप्लस है, नहीं करता। I में करता, 20,000 का डेफिसिट है, लेकिन वो C और S के सरप्लस को यूज कर लेता, उसको 1 रुपए भी नहीं करना पड़ता था।
बट अब उसको 18,000 रुपए का एक एडिशनल कैश आउटफ्लो अपने यहां से जनरेट करना पड़ेगा। यानी 1 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर 18 लाख का टैक्स बनेगा, उसके ऊपर 18,000 रुपए का उसको कैश आउटफ्लो करना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सेम इलस्ट्रेशन, कुछ चेंज नहीं किया। 540 540 720, मैंने इनपुट टैक्सेस को कम कर दिया। 5 लाख 5 लाख 7 लाख 20,000। अब अगर 86B नहीं होता, अगर 86B नहीं होता तो मैं 40,000 सी का 40,000 एस का कैश से पे करता। अब क्योंकि 86B एप्लीकेबल है तो मुझे आई में भी 7200 रुपए करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं 7200 रुपए आई में पे करूंगा तो यहां पे मेरा आई का क्रेडिट बढ़ जाएगा, क्योंकि 7200 में कम यूज कर रहा हूं आई का। उस 7200 को मैं सी और एस में ऑफसेट कर लूंगा। उस 7200 को, ये जो 7200 मुझे यहाँ पे करना है, तो मेरा इनपुट टैक्स बढ़ जाएगा, उससे मैं सी और एस को एडजस्ट कर दूंगा, तो मेरे 36,400 और 7200 हो जाएगा। ओवरऑल पहले मैंने कितना पे किया? 80,000। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? 80,000। यानी जहां पे ऑलरेडी 1% से ज्यादा की कैश लायबिलिटी बन रही है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता 86B का। जहां पे जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में नहीं बन रही थी तो यहाँ पे आउटफ्लो है, जहां पे ऑलरेडी बन रही है तो वहां पे हेड की शिफ्टिंग हो सकती है, सीएसआई में इंटरचेंज हो सकता है। पहले 40-40 पे करना था, अब 36-36 72 करना, बट ओवरऑल कैश आउटफ्लो पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से ये भी एक बोनस पॉइंट है कि इंडिविजुअली मेरे को इंपैक्ट नहीं आ रहा है। अदरवाइज अगर ये 7200 रुपए करने पड़ते इवन आफ्टर पेइंग 80,000 तो कंसर्न या इशू